नमस्कार। जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। करंट अफेयर्स 2022 की हम लोग सीरीज कर रहे हैं और करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज में आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीना का पूरा कर लिया है। जिस तरह से आप लोगों ने सराहा है इस सीरीज को और जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है और आप लोगों को उम्मीद है कि मैं पूरा दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कराऊं, जैसा कि कमेंट बॉक्स में भी मैं देख रहा हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग मई 2022 करने जा रहे हैं। मई 2022 में बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई थी। जितनी भी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं में से जो इम्पोर्टेंट घटना है या न्यूज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उन न्यूज़ को हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किया है। आइए एक एक करके हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं और एक एक को हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं और साथ साथ उसकी जो बैकग्राउंड है, उसके जो न्यूज़ है, उसको भी कवर करते हैं। तो आइए, तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है देख लीजिए आप, तो सामने में है कि इन व्हिच ईयर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्लान्स टू सेंड शुक्रयान फर्स्ट टू वीनस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के द्वारा क्वेश्चन ये है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष शुक्र पर शुक्रयान 1 भेजने की योजना बना रही है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंसर होगा 2024 के दिसंबर में। ठीक है, 2024 के दिसंबर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद जो है वो 2024 के दिसंबर महीने में एक अभियान भेजने की तैयारी कर रहे हैं और वो भेजा जाएगा किस पे? वो भेजा जाएगा शुक्र ग्रह पे, वीनस पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो जो वीनस है सबसे पहले तो है मरकरी, जिसको हम लोग बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद जाकर के सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो सेकंड पे है शुक्र, जिसको हम लोग वीनस या के भी नाम से जानते हैं। और थर्ड में हमारी है पृथ्वी, अर्थ, जिसको हम लोग पृथ्वी भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं। और फोर्थ में है मार्स यानी मंगल। हम लोगों ने अभी तक जितने भी अभियान भेजे हैं, ज्यादातर अभियान हम लोगों ने मंगल ग्रह पे भेजे हैं। आपको एक चीज बता दूं कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, क्लोजेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। यहां तक कि इसको अर्थ की सिस्टर या ट्विन प्लैनेट यानी पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके बावजूद अभी तक हम लोगों ने ज्यादातर जो अपने जितने भी मिशंस भेजे हैं वो मंगल या मार्स की तरफ भेजे हैं। उसका कारण यह है कि मार्स का टेम्परेचर माइनस में है, जबकि शुक्र का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हो जाता है। और इतने हाई टेम्परेचर की वजह से ये क्या है, तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट प्लैनेट है किसका? तो सोलर सिस्टम का, यानी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होने की वजह से अभी तक इस पे अभियान नहीं भेजा गया है। तो शुक्र ग्रह पे इसरो के ज्यादा नहीं भेजे गए हैं, नासा के द्वारा हालांकि भेजा गया है, इसरो के द्वारा भेजने की तैयारी हो रही है। तो इसरो दिसंबर 2024 में जब अपना ये मिशन की शुरुआत करेगा तो ये एक ऑर्बिटल मिशन होगा। आपको बता दूं, दो तरह के मिशन होते हैं किसी भी ग्रह पे भेजे जाते हैं। एक होता है लैंडिंग मिशन, जिसके तहत लैंड की जाती है उस प्लैनेट पे या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा होता है ऑर्बिटल मिशन, जिसके तहत उसकी कक्षा में परिक्रमा करते हैं जो हम सैटेलाइट भेजते हैं। तो आपको बता दूं कि शुक्र पे जो हम लोग भेजेंगे, विनस पे जो भेजेंगे, वो ऑर्बिटल मिशन होगा, ना कि लैंडिंग मिशन होगा। ठीक है, तो ये दिसंबर 2024 में भेजा जाएगा। आइए हम लोग इससे जुड़े हुए और इंफॉर्मेशंस को जान ले। ये एक काल्पनिक चित्र है शुक्र ग्रह को लेकर के। शुक्र ग्रह आपको पता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसके ऊपर हॉटेस्ट होने का या गर्म होने का कारण यह है कि इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 95% से ज्यादा CO2 गैस है। और CO2 गैस जो है इसके ऊपर जो है वो सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण को क्या करती है, तो दोबारा परावर्तित आसानी से नहीं होने देती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा गर्म है। जबकि आपको पता है कि मरकरी यानी जो बुध है वो सूर्य से सबसे नजदीक है। लेकिन मरकरी के ऊपर क्या है, तो मरकरी या बुध के ऊपर वायुमंडल नहीं है, शुक्र के ऊपर वायुमंडल है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का, इसीलिए इतना ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जो मिशन हमारा भेजा जाएगा दिसंबर 2024 में वो एक ऑर्बिटल मिशन होगा, यानी उसकी कक्षा की परिक्रमा करेंगे, शुक्र की कक्षा की परिक्रमा करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष अभी फिलहाल कौन है? एस सोमनाथ। शायद मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को कराए भी थे। तो एस सोमनाथ ने एक बयान दिया है कि दिसंबर 2024 में भारत शुक्र पर एक शुक्रयान नाम का एक सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर रहा है। और ये चूंकि इसलिए दिसंबर 2024 में भेजा जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि
सूर्य के से दूरी के अनुसार देखें तो मरकरी यानी बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है और उसके बाद पृथ्वी है। सबके परिक्रमा की जो स्पीड है, गति है, परिक्रमण की गति और परिक्रमण की अवधि अलग अलग है, तो सभी हमेशा एक लाइन पे नहीं होते हैं। उस समय क्या होगा, तो उस समय सबसे क्लोजेस्ट होंगे ये, कभी ये यहाँ पे रहता है, कभी ये यहाँ पे रहता है, कभी ये पृथ्वी यहाँ पे रहती है तो ये यहाँ पे रहता है, तो उस समय सबसे क्लोजेस्ट होंगे और इसीलिए दिसंबर 2024 में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2024 में पृथ्वी और शुक्र ग्रह जो है वो न्यूनतम दूरी पे होंगे, इसीलिए भेजा जाएगा। बेसिकली इसका काम क्या होगा, ये ऑर्बिटल मिशन जो होगी, ये जो सैटेलाइट होगी जो उसकी कक्षा की परिक्रमा करेगी, वो क्या क्या काम करेगी, तो इसके सरफेस की जांच करेगी, इसके सतह की जांच करेगी, इस पे जो बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज यानी सक्रिय ज्वालामुखी है उसका पता लगाएगी, उसके लावा जो बह रही है उसके बारे में जानेगी, उसके बाद जाकर के बहुत सारे अन्य भी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? टू इन्वेस्टिगेट द सरफेस, डिटेक्ट एक्टिव वॉल्केनो, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट lava flows, examine the layers of the lower surface, study the external and internal structure and shape of the प्लैनेट वीनस। तो इतनी सारी चीजें का पता लगाएगी ये शुक्रयान, जो कि दिसंबर 2024 में इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो स्टूडेंट सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दे, और अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के नीचे आप लोग सुझाव लिखें, क्योंकि आपके सुझाव को व्यक्तिगत तौर पे मैं पढ़ता हूं, मैं ही रिप्लाई भी देता हूं, आप लोगों को कोशिश करता हूं, और आपकी जो कोई डिमांड होती है, कोई मांग है या कोई सुझाव है तो आप लोग जरूर दें। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए कंटेंट के संदर्भ में जो आपकी मांग होगी उस पर ध्यान दिया जाएगा और गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाएगा। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर ले। ऐसे स्टूडेंट्स जो लेक्चर तो कर रहे हैं, रेगुलर रूप से देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, लेकिन अभी तक वो सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सब्सक्राइबर करने के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लग रहा है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। आपके कोई खास मित्र है जिनको इस कंटेंट की जरूरत है तो उनसे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके साथ भी शेयर कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सेम यही नाम है, @ आप ये कीजिए JH एजुकेशन 1 करके, अगर आप टेलीग्राम को पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि रेगुलर जितनी भी क्लासेस हमारी होगी, आगे भी जितनी क्लासेस होगी, उसकी सभी की PDF आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो चर्चा में रही थी, और आपको ये बताना है कि हर्षदा शरद गरुड़ इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट, यानी किस खेल से संबंधित है। तो यहां पे आपको बता दूं कि ये एकदम से चर्चा में आई थी। ये मूल रूप से अगर देखेंगे तो ये महाराष्ट्र की टीनएजर वेट लिफ्टर है, महाराष्ट्र की है, और ये क्या है, भारोत्तोलक है। तो वेट लिफ्टिंग खेल में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती है हर्षदा करते हैं। इनका नाम है हर्षदा गरुड़, और हर्षदा गरुड़ पूरा नाम है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, और ये इनका संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है। ये देख लीजिए 19 साल की है लगभग, ये इनका ज्यादा एज अभी है नहीं, और मूल रूप से ये महाराष्ट्र की है। तो भारत की युवा वेट लिफ्टर है, इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़, युवा वेट लिफ्टर है। और क्यों ये चर्चा में रही? क्योंकि ये चर्चा में इसलिए रही कि IWF की जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड में जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कहां पे हुई थी ये? तो हेराक्लियोन हुई थी ग्रीस में हेराक्लियोन है, वहां पे हुई थी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली कोई ऐसी भारत की महिला खिलाड़ी है या भारत की कोई भारोत्तोलक है जो पहली बार गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीती है। तो 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान आ गया। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी हेराक्लियोन कहाँ पे है? ग्रीस में है। और भारत की तरफ से किसने जीता था गोल्ड मेडल? तो हर्षदा, ठीक है, हर्षदा गरुड़, इनका पूरा नाम है हर्षदा शरद गरुड़, जो है वो पिता के नाम से जुड़े हुए हैं। तो हर्षदा शरद गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता था। ये भी पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हर्षदा को लेकर के काफी हो जाएगी। 45 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेंट्स किया था, और इन्होंने टोटल 153 kg वजन उठाया था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये, हर्षदा याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर्षदा शरद गरुड़ वेट लिफ्टिंग, और कहां पे? तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं इस साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मई 2022 के प्रथम सप्ताह में उत्तरी हिंद महासागर में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम था। द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन that come in the North Indian Ocean in the first week of May 2022 was। ठीक है, तो मई के पहले सप्ताह में 2022 में हिंद महासागर के क्षेत्र में एक साइक्लोन आई थी, एक चक्रवात आई थी। आपको पता है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आएगी, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कुछ इस तरह से इंपैक्ट डाली थी इंडियन ओशियन की तरफ, और ये भारत की तरफ बढ़ा था। ठीक, इसी तरह से। ठीक है, इसका नाम क्या था यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो नाम था, इसका नाम था आसानी। आसानी, ठीक है, इसका नाम था आसानी। निगार तो खैर बाद में आई थी, सितरंग वगैरह, निगार तो पहले आई थी, गुलाब भी इससे पहले आई थी, और शितरंग जो है ये अक्टूबर के आसपास आई थी। तो इसका नाम है आसानी। आसानी नाम का एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय चक्रवात उनको कहते हैं जो बेसिकली जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। और आपको पता है कि भारत जो है वो पूरी तरह से, भारत उष्णकटिबंधीय में, भारत के ज्यादातर भाग जो है वो उष्णकटिबंध में दक्षिणी वाला भाग है। 23.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है वो भारत से यहाँ से गुजरती है, और जो 0 डिग्री रेखा है इक्वेटर, उससे ठीक ऊपर भारत का ये कौन सा है एरिया, तो भारत का ये वाला हो गया अंडमान निकोबार का क्षेत्र। तो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसीलिए कि भारत के जो हिंद महासागर में जो आने वाले चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आती है, लगातार हर साल आती है और भारत को प्रभावित करती है। तो मई 2022 में जो आई थी इसका नाम रखा गया आसानी। अब देख लीजिए यहीं पे 2-3 चीजें जान लीजिए। ये देख लीजिए उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो प्रभाव था उस साइक्लोन का आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तट पर आई थी, और बेसिकली इसने कहां पे इंपैक्ट डाला था, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पे इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। ये देख लीजिए, ये एरिया हो गया आपका ओडिशा, उसके बाद जाकर के ये हो गया आंध्र प्रदेश, और ये हो गए वेस्ट बंगाल। यहाँ पे साइक्लोन का इंपैक्ट पड़ा। और जहां तक मौसम में बदलाव की बात है तो भारत के अन्य भागों में भी मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया था। ठीक है, ये देख लीजिए इसका यहाँ पे ये इंपैक्ट एरिया, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो इसी एरिया में पड़ी थी, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में, यानी भारत के पूर्वी तट पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इस आसानी का। ठीक है, बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम इत्यादि जो राज्य थे उन राज्यों में जो इसका प्रभाव था वो मौसम में बदलाव हुआ था, थोड़ा बहुत बारिश वगैरह सब हुई थी, और टेम्परेचर जो है वो मई के महीने में जो लगातार इंक्रीज हो रही थी वो एकदम से सडनली डिक्रीज होकर के नीचे आ गई थी। ठीक है, उसके बाद जाकर के बात करें तो इन चक्रवातों का नामांकन कैसे किया जाता है। तो आपको एक चीज बता दूं कि जो इंडियन ओशियन है उन क्षेत्रों में, हिंद महासागर के क्षेत्र में टोटल जो देश है उन समूह में अगर बात करें तो टोटल 13 देश है, और उसमें कौन कौन है, भारत 1, बांग्लादेश 2, ईरान 3, मालदीव 4, पाकिस्तान 5, म्यांमार 6, ओमान 7, श्रीलंका 8, थाईलैंड 9, सऊदी अरब 10, कतर 11, यमन 12 और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। टोटल 13 देश जो है वो इंडियन ओशियन के इस क्षेत्र में आते हैं, और इन 13 देशों के, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 देशों पे इनका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। तो बारी बारी से जो देश है, ठीक है, जो देश है बारी बारी से, जैसे अल्फाबेटिकल रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश बी से होता है, मालदीव एम से, पाकिस्तान पी से। तो जो अल्फाबेटिकल में जो नंबर होता है ए से लेकर के जेड तक, A to Z, उसमें से जो कंट्री के नाम आएंगे वही अल्फाबेटिकल बारी बारी से नाम रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, तो सबसे पहले किसको मौका मिलेगा, जो देश A से है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A से कोई देश नहीं है, राइट, तो उसका मतलब B से देखेंगे तो B से सबसे पहले कौन सा आएगा, बांग्लादेश है यहाँ पे, तो बांग्लादेश जो है वो इसका नाम रखेगा। बांग्लादेश के बाद जाकर के बात करें तो B के बाद जाकर के सी से यहाँ पे कोई देश नहीं है, आप देख लीजिए। डी से यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई देश नहीं है, ठीक है। ई के बाद जाकर के देखिए यहाँ पे, तो ई से भी कोई देश नहीं है। तो इसी तरह से बारी बारी से अल्फाबेट में जैसे एम आएगी तो मालदीव होगा, पी आएगी तो पाकिस्तान होगा। तो बारी बारी से जैसे जैसे अल्फाबेट पे देशों के नाम सेट होंगे उसी के अकॉर्डिंग बारी बारी से ये देश क्या करेगा, तो ये उन आने वाले चक्रवाती तूफानों का नाम रखा जाएगा। इसमें ग्रुप में कितने शामिल होते हैं, 13 देश शामिल होते हैं जो अल्फाबेट के आधार पर इन चक्रवातों का नामांकन करते हैं। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 13 देश है ये सब देश कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन के ही क्षेत्रों में
पड़ने वाले ये सब के सब देश है। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे मालदीव हो गया, राइट, ये हमारा अंडमान निकोबार का एरिया है, उसके बाद जाकर के ये इंडोनेशिया वगैरह सब है। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश वगैरह सब है। तो ये सारे देश मिलकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी देश मिलकर के 13 देश मिलकर के इसका नामांकन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये है कि शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे इन मई 2022 टू व्हिच फील्ड ऑफ म्यूजिक डिड ही बिलोंग। यानी शिव कुमार शर्मा का मई 2022 में निधन हो गया। ये संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इन्होंने संतूर वादन में ख्याति प्राप्त की थी। शिव कुमार शर्मा की बात करें, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो संतूर वादक के रूप में फेमस थे और इन्होंने एक जोड़ी बनाई थी जिसको आगे हम लोग समझेंगे। तो संतूर वादक थे ये प्रसिद्ध, इनका नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा और इनका निधन जो है वो 10 मई 2022 को हो गया। मूल रूप से अगर बात करें तो ये जम्मू से रिलेटेड थे। ठीक है, और बांसुरी वादन में जो प्रसिद्ध थे हरि प्रसाद चौरसिया, जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है कुछ साल पहले, तो उनके साथ इन्होंने जोड़ी बनाई थी। संतूर ये बजाते थे, संतूर बजाते थे पंडित शिव कुमार शर्मा और बांसुरी बजाते थे हरि प्रसाद चौरसिया। और इन दोनों ने मिलकर के कई सारे पुराने फिल्में जैसे अमिताभ बच्चन का सिलसिला, उसके बाद पुरानी एक फिल्म आई थी लम्हे, उसके बाद जाकर के ऋषि कपूर की और चांदनी मूवी जो आई हुई थी, इन सभी सिनेमाओं में इन लोगों ने कई फिल्मों में संगीत देने का कार्य किया था और इनका बहुत फेमस हुआ करता था। शिव हरि नाम से इनकी जोड़ीदार हुआ करती थी और ये फिल्मों में संगीत देने का काम करते थे, चाहे वो चांदनी मूवी हो, चाहे वो सिलसिला मूवी हो अमिताभ बच्चन की। ठीक है, तो इन फिल्मों में तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे, या पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये संतूर वादक थे। ठीक है, याद रहेगा आपको, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है संतूर वादक, संतूर, और इसमें तार होते हैं जिनसे जिन तारों पे धीरे धीरे करके ये जो इसका पार्ट होता है इसको रगड़ा जाता है तो धीरे धीरे करके हल्का हल्का आवाज निकालती है, नेचुरल टाइप की आवाज निकलती है। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक जिनकी मई 2022 में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में अगर देखें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 मई को। आपको पता होगा कि 11 मई 1998 को जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उन्हीं के समय 11 मई 1998 को क्या हुआ था आपको पता होगा, तो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण कहाँ पे है, तो पोखरण आपको पता होगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित है पोखरण, जहाँ पे परमाणु बम का परीक्षण किया गया था 11 मई को। और उसके साथ ही भारत में टेक्नोलॉजी डे यानी प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का फैसला किया गया था। तो यहाँ पे 2-3 चीजें देख लीजिए। तो 11 मई को भारत में मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को अलग अलग दिनों में भारत में कई सारी उपलब्धियां हुई थी। इस बार की अगर बात करें थीम पहले देख लेते हैं क्या था। तो थीम इसका जो था वो था टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये इस बार का 2022 का थीम था। और इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा राजस्थान के पोखरण रेंज में। और ठीक है, पोखरण में अगर बात करें तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज ऑलरेडी भारत का है, वहीं पे भारत ने किया था अपना परमाणु परीक्षण और उसी के उपलक्ष्य में 11 मई को मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस। इसके अलावा 11 मई को अलग अलग इतिहास की घटना अगर देखेंगे इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो हंस 3 जो है वो भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट थी, छोटी सी एयरक्राफ्ट जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। त्रिशूल नाम का जो मिसाइल है इसका भी परीक्षण किया गया था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जो भारत में 5 मिसाइल बनाई गई थी उसमें से त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी भारत में किया गया था 11 मई को। तो 11 मई भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए भारत में मनाया जाता है। 11 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ये है कि मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 लोग होते हैं, जिसमें से 3 लोगों में से एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, एक कमिश्नर होते हैं, और बाकी जो 2 होते हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और उसके बाद जाकर के 2 जो है वो कमिश्नर होते हैं। 3 लोगों का चुनाव आयोग बनता है और अन्य जो होते हैं वो स्टाफ होते हैं। तो मई 2022 में बदलाव किया गया है, और मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भारत के नए जो बने हैं वो बने हैं कौन? तो वो बने हैं राजीव कुमार, ठीक है। राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये देख लीजिए, इनकी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं ये, और इन्होंने अगर बात करें तो ये आईएएस ऑफिसर है, 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। और अगर बात करें तो जो कार्यकाल इनका होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो तो या तो 6 साल का होता है, या फिर अगर वो 65 साल पूरा कर ले तो वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत में चुनाव आयोग है, उसका उल्लेख 324 से लेकर के 329 तक है। यानी संविधान में अलग से अनुच्छेद है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग जो है भारत में क्या है, तो एक संवैधानिक संस्थान है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसीलिए इनको अधिकार प्राप्त है। और अन्य संस्थानों की तरह भारत में चुनाव आयोग को भी अलग से अधिकार दिए गए हैं, इसीलिए चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि द विनर ऑफ थॉमस कप बैडमिंटन 2022 इज। थॉमस कप बैडमिंटन 2022 के विजेता। जैसा कि आपको पता है कि थॉमस कप जो बैडमिंटन जो होती है वो होती है पुरुष वर्गों के लिए। किसके लिए होती है ये? तो थॉमस कप जो होती है वो पुरुषों का एक प्रतियोगिता है बैडमिंटन का, और उसके बाद जाकर के एक होती है उबेर कप, ठीक है। और ये जो होती है उबेर कप जो होती है ये महिलाओं की प्रतियोगिता होती है बैडमिंटन की, ठीक है। तो इसमें से थॉमस कप पूछ रहा है 2022 का विजेता कौन है। तो आपको एक चीज बता दूं कि इस बार जो बैडमिंटन का थॉमस कप है वो 2022 का, वो मई 2022 में भारत ने जीती है, ठीक है। तो इसके बारे में बाकी डिटेल के बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए इंडिया की विनिंग टीम, और इंडिया की विनिंग टीम में अगर बात करेंगे तो ये 15 मई 2022 को हुई थी, और ये खिताब भारत ने जीता था। और फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था। अलग अलग इवेंट में, चाहे वो सिंगल्स हो चाहे वो डबल्स हो, उनको मिलाकर के भारत ने 3-0 से हराया था। भारत की टीम की अगर बात करें तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत के श्रीकांत के नाम से ज्यादा फेमस है, वरिष्ठ खिलाड़ी आपको पता होगा। तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत ये भारतीय टीम के मेंबर थे, और इन लोगों ने 3-0 से हराया किसको? इंडोनेशिया को फाइनल में। तो 2-3 चीजें पता चल गई यहाँ पे। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। कहाँ पे ये अगर बात करें तो किसके किसके बीच फाइनल हुआ था? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। कौन जीता? तो भारत। किसको हरा करके जीता? तो इंडोनेशिया को हरा करके भारत के पुरुष टीम ने जीता था। सात्विक श्रीराज, रंकी रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत जो है वो भारतीय टीम के मेंबर थे। ये एक बहुत पुराना टूर्नामेंट है, 1949 से इस थॉमस कप का आयोजन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो यूरोप के किन 2 देशों ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक बहुत बड़ा विवाद का जड़ है, आपको पता है। नाटो जो अमेरिका के लीडरशिप में एक सैन्य संगठन है, और जो अपना पूर्व की तरफ विस्तार कर रही है, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच में पिछले 1 साल से लड़ाई चल रही है, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो के मेंबर बनने की प्रक्रिया में था, और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध चल रही है, एक लंबे समय से 1 साल से अधिक अब होने वाला है। तो इसी स्थिति में यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि यूरोप के किन 2 देशों ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य बनने के लिए आवेदन करने पर विचार कर रही है, ठीक है। कौन से 2 देश होगा यहाँ पे? तो which 2 यूरोपियन कंट्रीज आर कंसिडरिंग अप्लाइंग टू बिकेम मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो का मेंबर बनने की कौन से 2 देश जो है वो प्रक्रिया में है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो फिनलैंड और स्वीडन
फिनलैंड और स्वीडन कहाँ पे है? तो फिनलैंड और स्वीडन जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है और ये दोनों देश जो है वो बनना चाहता है नेटो का मेंबर। हालांकि इसी नेटो के मेंबरशिप को ही लेकर के जो विवाद हुआ है और उसी की वजह से आप लोगों को पता है कि यूरोप में इतना ज़्यादा बखेरा हो रहा है। तो ये देखिए यूरोप यहाँ पे हो गया, यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे है डेनमार्क, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन है, ये यहाँ पे आइसलैंड है, ये वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुर्तगाल है, उसके बाद जाकर के ये पूरा का पूरा क्षेत्र स्पेन है और यहाँ पे अगर देखें तो ये फ्रांस का एरिया है, आपको पता होगा। यहाँ पे जब आप आते हैं तो मेडिटेरेनियन सी शुरू होता है, ये आइसलैंड, ये है इटली है, उसके बाद जाकर के ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है और ये अफ्रीका महादेश है। तो यहीं पे है स्कैंडिनेवियन कंट्री, दो कंट्री है, एक का नाम है फिनलैंड और एक का नाम है स्वीडन और इन दो देशों ने फैसला किया है अब नेटो का। और चूंकि इनके पड़ोसी देश रूस है तो फ्यूचर में यहाँ पे है देखिए यूक्रेन जहाँ पे विवाद चल रहा है, तो फ्यूचर में यूक्रेन के साथ साथ अगर देखें तो रूस का फिनलैंड और स्वीडन के साथ भी विवाद बढ़ेगा क्योंकि एक सैनिक संगठन है और यहाँ पे अमेरिका को मिल जाएगा अधिकार यहाँ पे अपना पैर जमाने का, अपना सेना रखने का। तो फिनलैंड और स्वीडन जो है वो फ्यूचर में नेटो का मेंबर बनने जा रही है, इस बात पे विचार किया जा रहा है आगे, ठीक है। यहाँ के संसद ने इस मामले को लेकर के एक प्रस्ताव को पास कर दिया है और ये सोवियत संघ के खिलाफ बनी थी 1949 में। हालांकि 1991 में सोवियत संघ को भंग कर दिया गया है और अब आप देखेंगे तो उसकी जगह रसिया यानी कि रूस है और ये देश जो है वो रूस के खिलाफ ये सैन्य संगठन का विस्तार करे अमेरिका की लीडरशिप में। फिलहाल अगर बात करें तो नेटो के 30 मेंबर्स है जैसा कि आपको पता है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में। 30 मेंबर है, अगर ये दोनों मेंबर बन गए तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे नेटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के? तो 32 मेंबर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मई 2022 में किन्हें दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है भारत में, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली में चूंकि विधानसभा है और विधानसभा को कुछ मामलों में दिल्ली में अधिकार दिए गए हैं और इसीलिए आप देखेंगे तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं होने की वजह से दिल्ली में सेंटर जो है वो राज्यपाल बना के नहीं भेजती है, गवर्नर नहीं बनाती है, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाती है जिन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, LG जिनको शॉर्ट में यहाँ पे लोग कहते हैं। तो दिल्ली के LG, पुराने LG जो है नजीब जंग साहब ने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद जाकर के बने थे अनिल बैजल साहब और अनिल बैजल साहब के त्यागपत्र देने के बाद विनय कुमार सक्सेना यानी VK सक्सेना साहब जो है अनिल बैजल जी के त्यागपत्र देने के बाद फिलहाल VK सक्सेना यानी विनय कुमार सक्सेना जो है वो बने हैं दिल्ली के LG। दिल्ली के LG हालांकि एक छोटा सा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उसके बावजूद आपको पता होगा कि राज्य सरकार के साथ लगातार विवाद की वजह से चर्चा में रहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है। तो विनय कुमार सक्सेना मई 2022 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG बने हैं और आजकल में भी फिर से चर्चा में है। आपको पता ही होगा कि LG के सामने जो प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं उसको लेकर के राज्य सरकार के बीच विवाद है, चाहे वो सिंगापुर जाने को लेकर के हो दिल्ली के शिक्षकों का, चाहे वो एक कुछ और देशों में जा रहे हैं जैसे नॉर्वे या शायद स्वीडन में जा रहे हैं तो उसको लेकर के भी विवाद है। आगे विनय कुमार सक्सेना 23 मई 2022 को दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं और अनिल बैजल साहब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था उनका स्थान इन्होंने लिया है, उन्होंने अनिल बैजल को रिप्लेस किया है और ये 22 दिल्ली के LG होंगे या है अभी वर्तमान। आगे तो एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कर दें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव को लिखें और जो लोग लेक्चर देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ साथ नोटिफिकेशन जो आइकॉन दिखा रहा है नोटिफिकेशन का उसको भी क्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप देखने के बाद स्किप कर देते तो कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, आप तक कई सारे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो रेगुलर क्लासेस यहाँ पे होगी, इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप एकदम से स्क्रॉल कर ले और आगे बढ़ जाए, रेगुलर क्लासेस होगी और इसीलिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। बाकी इसी JH एजुकेशन 1 नाम से टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे जितने भी अभी तक लेक्चर हुए सबका PDF शेयर कर दिया गया है, तो आप उस चैनल से भी जरूर जुड़ जाए जहाँ पे आपको रेगुलर PDF मिलती रहेगी जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 10 की उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, इस उपन्यास का नाम है
टॉम्ब ऑफ सैंड, और टॉम्ब ऑफ सैंड जिसका हिंदी जो अनुवाद है वो है रेत की समाधि, रेत की समाधि। और उसी को अनुवाद किया गया, आपको पता होगा कि बुकर पुरस्कार जो है वो या तो अंग्रेजी भाषा में दी जाती है या फिर वैसे बुक्स को दी जाती है जिसका ट्रांसलेटेड वर्जन यानी इंग्लिश में जिसका ट्रांसलेट हुआ हो, ठीक है। तो बुकर जो इंटरनेशनल प्राइज है वो उन्हीं किताबों को दिया जाता है जो या तो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो, इंग्लिश में लिखी गई हो, या फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट हुआ हो। तो जो ज्यूरी के मेंबर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं तो वो उसको रिकमेंड करते हैं आगे। तो उपन्यास का नाम है मेन जो उपन्यास का नाम है वो है रेत की समाधि, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है टॉम्ब ऑफ सैंड, और उसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अब सवाल यह है कि इसके लेखक कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो लेखक है वो लेखिका है गीतांजलि श्री, दिल्ली की है, भारत की है। और गीतांजलि श्री जो है वो पहली ऐसी महिला लेखिका है जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है रेत की समाधि नाम के किताब के अंग्रेजी अनुवाद के लिए, जिसको टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से अनुवाद किया। तो टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो अंग्रेजी अनुवाद है किसका, तो रेत की समाधि का, और इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। और गीतांजलि श्री भारत की पहली ऐसी महिला लेखिका होगी जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। छोटा मोटा अवार्ड नहीं होता है, आपको बता दूं ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आप लोगों ने अगर बागवान मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि रातों रात अमिताभ बच्चन बहुत बड़े आदमी सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जिसके बाद उनके बेटे वगैरह सब उनके यहाँ आने शुरू हो जाते हैं, तो वो यही वाला पुरस्कार होता है। हालांकि वो काल्पनिक मूवी में दिखाई गई है बागवान नाम की, जब वो उपन्यास लिखते हैं और उसे यही बुकर पुरस्कार मिलता है। आपने देखा होगा एक बड़ा अमाउंट मिलता है, जिसके बाद उनके बेटों के विचार बदल जाते हैं अपने पिता माता के प्रति। तो ये यही वाला बुकर पुरस्कार है। याद कर लेंगे इस बार किसको मिला है 2022 में, तो बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि को मिला है। और ये इसके लेखिका जो है वो भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री, और पहली बार किसी भारतीय लेखिका को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अमिताभ बच्चन जी को काल्पनिक रूप से आपको याद होगा बागवान के लिए यही पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। तो ये सारी कहानी है इनकी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पहली भारतीय महिला लेखिका है, इनके अनुवाद के लिए इनको मिला गया है। और इनकी जो रेत की समाधि है उसको अनुवाद किया है अमेरिका के ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल है वो अमेरिका के ट्रांसलेटर है, अंग्रेजी से में इन्होंने हिंदी से अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया है। आगे, अब बेसिकली बुकर पुरस्कार किसको मिलता है, तो अंग्रेजी में या तो अंग्रेजी में लिखी गई कोई किताब को मिलता है, ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक को प्रत्येक साल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे ये है कि हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कितने देश शामिल है, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अमेरिका की लीडरशिप में इंडो पैसिफिक यानी भारत और उसके आसपास के क्षेत्र और प्रशांत महासागर के तटीय देश और हिंद महासागर के तटीय देशों का 14 देश जो है इसमें शामिल है, जिसका नाम है हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और इसमें टोटल कितने देश शामिल है, इसमें टोटल 14 देश, 14 कंट्रीज इसमें शामिल है, पार्टिसिपेट करते हैं। आगे नेक्स्ट, इसमें देख लीजिए भारत आपको दिख रहे हैं, जापान वाले भी दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पे अमेरिका वाले भी आपको दिख रहे होंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत की गई है 23 मई 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। इसमें भारत भी शामिल है। इसमें जो एक तरह से फाउंडर मेंबर जो है वो है अमेरिका, भारत, जापान, साथ साथ जो कि या तो हिंद महासागर के किनारे वाले देश है, इंडियन ओशियन के कोस्टल रीजन वाले कंट्री है, या फिर पैसिफिक ओशियन के कोस्टल रीजन वाले कंट्रीज है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो है 14। तो यहाँ पे आपको इतनी चीजें आपको याद रखना चाहिए, द मेंबर्स ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 मेंबर्स हो जाएंगे। किसने बनाया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा बनाई गई है। इंडिया, जापान सहित टोटल 14 मेंबर इसमें शामिल है। और ये जो समझौता हुआ है ये किस लिए हुआ है, तो ये एमओयू जो साइन की गई है वो सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए, एम्प्लॉई के सेफ्टी के लिए, चूंकि इन क्षेत्रों में व्यापार होता है उनकी सुरक्षा जरूरी है, डिजिटल ट्रेड, क्लीन एनर्जी, एंटी करप्शन एफर्ट्स, इन सब के लिए ये एक इकोनॉमिक फोरम का काम करेगी।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ये है कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा हैज बिकेम इन मई 2022। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी के सभी जो है, जितने भी है ये सब कौन है, तो ये सभी के सभी जो है वो त्रिपुरा के कभी ना कभी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री है। मई 2022 में जो है वो बने हैं माणिक साहा, और बिप्लब कुमार देव ने त्यागपत्र दे दिया था भाजपा ने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, आपको पता होगा। तो माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। किनके स्थान पे बने हैं, तो बिप्लब देव जो कि बीजेपी के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीजेपी ने डॉक्टर माणिक साहा को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर रहे हैं और अब जाकर के ये राजनीति में उतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो फ्रीडम इंडेक्स को लेकर के दुनिया के 180 देशों के आंकड़े दिए गए हैं, और उन 180 देशों में अगर भारत की बात करें तो भारत को 150वां स्थान मिला है। 150th आप लोगों को याद रहेगा। तो भारत को 150वां स्थान दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के। जो ठीक है सूचकांक है, उस सूचकांक बनाने वालों का मानना है कि भारत में प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, अभी भी प्रेस के साथ कुछ समस्याएं। खैर ये उनकी अपनी विचार है, इतना नीचे रैंक तो नहीं होना चाहिए था टेक्निकली। तो विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को मिला है 150वां स्थान। ठीक है, और इसमें 3 मई को ये जारी की गई थी, और ये जो रिपोर्ट है वो जारी करती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये 20वां संस्करण था, और इसमें 2 चीजें होंगी। प्रथम स्थान पर कौन होगा, नॉर्वे होगा, और सेकंड स्थान पर डेनमार्क होगा। तो 2 चीजें ध्यान रखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, भारत 150वें स्थान पर, और 180 देशों की रैंकिंग अगर टोटल जारी की गई है, और उसमें नॉर्थ कोरिया जहां पे किम जोंग तानासा है, वहां पे प्रेस नाम की, मीडिया नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो वहां पे एक प्रेस चलती है, एकमात्र जो सरकारी चैनल है वो सरकारी चैनल चलती है जिसमें किम जोंग की ही गुणगान की जाती है। तो सबसे नीचे स्थान पर 180 देशों की रैंकिंग है, इसमें एक सबसे नीचे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन होगा, तो फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे, सेकंड में डेनमार्क, इंडिया 150वें स्थान पर, और 180वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया को रखा गया है। एक चीज और जान लेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 जो मनाया गया था उसका थीम क्या था यहाँ पे। ठीक है, 3 मई को यहाँ पे ये जारी की गई थी, आपको पता होगा, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, और उसी के उपलक्ष्य में ये जारी की गई थी। रैंकिंग नॉर्वे पहले स्थान पर, भारत 150 में, उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर, और इस बार का जो 2022 का थीम था वो था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ठीक है, ये इस बार का थीम था। ठीक है, आगे तो भारत, नॉर्वे पहले स्थान पर, ठीक है, भारत 150वें स्थान पर, और उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर। 3 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब जाकर के बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 14 कि 24 मई 2022 को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड कहते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों को पता होगा। 4 देशों का ये संगठन है, यूएसए भी इसमें शामिल है, जापान भी है, इंडिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी है। 4 देशों को क्वाड कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड के सदस्य देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और वो जो सम्मेलन है वो सम्मेलन समिट कब हुई थी, 24 मई 2022 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था, आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति भी, ऑस्ट्रेलिया के जो नए नए प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने पहली बार इसमें भाग लिया था। उसके बाद जाकर के बात करें तो जापान, तो यहां पे पूछा यह गया है कि ये कहां पे आयोजन हुआ था, तो आपको बता दूं कि जापान की कैपिटल टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था, और मोदी जी वहां पे पहुंचे भी थे, भारत के प्रधानमंत्री, आप लोगों को याद होगा। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया पढ़ रहे हैं, आप लोग का ये सब के सब रिवीजन हो जाएंगे, और एक रिसर्च वाला कंटेंट है, तो इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और
टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम का से जुड़ने का मतलब होगा कि रेगुलर कभी कभी आप क्लास जैसे छूट भी जाएगी या कोई कंटेंट जिसको आप दोबारा रिवीजन करना है तो आपको उस पर लगातार आपको वहां से ये मिलते रहेंगे, जो पीडीएफ्स है वो मिल जाएंगे। आप चाहे तो उस पीडीएफ से आप अपना कॉपी पे या अपनी डायरी पे आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था, 24 मई को हुई थी ये। और अब देख लीजिए क्वाड की स्थिति। तो यहां पे जो ये दोनों देख रहे हैं, तो ये तो यूएसए का अलास्का है, ये पूरा मिला करके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला करके ये यूएसए है। ठीक है, ये यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अलास्का, और ये अमेरिका का मेन बाकी लैंड का पार्ट है, ये कनाडा है। तो यूएसए एक मेंबर हो गया। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो यहां पे जापान है, जापान, और ये रहा इंडिया, भारत, और ये है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों की बात करें तो सभी देश समान रूप से एक समस्या से ग्रसित है, और वो समस्या ये देश पैदा कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं चाइना यानी चीन। ठीक है, और चाइना जिस तरह से विश्व में बढ़ रहा है और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, चेक और बैलेंस जरूरी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो इसको संतुलित करने के लिए कोई भी नहीं चाहता है सीधे रूप से चाइना से टकराए, चाहे वो अमेरिका हो, भले ही वो सुपर पावर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भले ही क्षेत्रफल में बड़ा देश है लेकिन आबादी बहुत कम है। जापान की बहुत कम आबादी और बहुत छोटा देश है, भले ही आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है। भारत की बात करें, आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन अभी भी विकासशील देश है। तो ये चारों देश कभी भी खुल करके आर पार की लड़ाई चाइना के साथ नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन चाइना जिस हिसाब से एग्रेसिव है उस हिसाब से एक चिंता तो बनी हुई है इन बड़े देशों के बीच में। तो इन लोगों ने क्वाड नाम का संगठन बनाया, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे करके जुड़ता चला गया और ऑस्ट्रेलिया भी अब धीरे धीरे पूरी तरह से गंभीरता पूर्वक इस क्वाड में पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो यही है क्वाड, और ये बेसिकली मेन अगर उद्देश्य देखें तो चाइना को किसी तरह से नियंत्रित रखना या संतुलित रखना क्वाड का मेन लक्ष्य था। हालांकि घोषित रूप से ये चीजें नहीं कही गई थी। जापान के टोक्यो में 24 मई 2022 को इसका आयोजन किया गया था क्वाड देशों का। भारत की तरफ से बात करें तो प्रधानमंत्री, चूंकि एक सीरियस डायलॉग होती है और इसमें राष्ट्र के जो शीर्ष व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, एग्जीक्यूटिव में जो शीर्ष होते हैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। 4 देश अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया यानी भारत है, और जापान। इन 4 देशों का, और आप लोगों को पता होगा कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हो गई थी, उन्हीं के दिमाग की ये उपज थी। ठीक है, चाइना को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। मेन उद्देश्य, इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, तो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव है कि वर्क फॉर ए फ्री, ओपन, प्रोस्पेरस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना। इंडो पैसिफिक कहने का मतलब हिंद महासागर से लेकर के जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ये इन क्षेत्रों में चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और इन क्षेत्र को खुला रखना और सुरक्षित और समृद्ध रखना, डेवलप करना इनका मकसद है। पहली बार 2007 में इसकी बैठक बुलाई गई थी, और 2007 में जिनकी हत्या हो चुकी है, आपको पता होगा, पूर्व प्रधानमंत्री जो उस समय शिंजो अबे, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, उस समय जॉन हॉवर्ड ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और इन लोगों ने मिल करके क्या किया था, तो उस समय 2007 में क्वाड की परिकल्पना की थी, या क्वाड के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था, जिसको बाद में, ठीक है, एक ग्लोबली एक अलग पहचान मिली है। आगे आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है, मेन है समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को बढ़ाना, साथ ही चीन के वर्चस्व को कम करना। जो डोमिनेंस कर रहा है चीन इस एरिया में, किसी न किसी बहाने, साउथ चाइना सी हो चाहे पैसिफिक रीजन हो, तो उसको कहीं ना कहीं संतुलित करना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। Who has became the Prime Minister of Australia in मई 2022? आपको अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि मई में ये प्रधानमंत्री बने थे ऑस्ट्रेलिया के, और पहला विदेशी दौरा जो था इनका जापान का ही था, जहां पे इनको क्वाड के सम्मेलन में भाग लेना था। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर के काफी उत्साहित हूँ, आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि कौन बने हैं जापान के, ये क्या कहते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मई 2022 में जापान ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथोनी अल्बानीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये सभी के सभी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो है एंथोनी अल्बनीज, जो कि वहां के कौन से पार्टी के हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के हैं। कौन से पार्टी के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के। ठीक उसी तरह जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी होती है उनकी, वैसे ही यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये लेबर पार्टी के मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथोनी अल्बनीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये 31वें प्रधानमंत्री है कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि 31 मई 2022 को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको एनएसओ भी कहा जाता है, ठीक है, तो एनएसओ द्वारा देश में जीडीपी से संबंधित आंकड़े के अनुसार जो जारी की गई थी ये आंकड़ा 2021-22 में पूछा गया है कि भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है। ठीक है, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 31 मई 2022 को जो एनएसओ के द्वारा जारी की गई आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष 2021-22 है, उसमें भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है। तो ये आंकड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको ध्यान रखिएगा। 8.7% था, 8.7% भारत की जीडीपी विकास दर रही है अकॉर्डिंग टू एनएसओ। ठीक है, एनएसओ के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? सी होगा, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। पहले एनएसएसओ कहते थे, इसको अब एनएसओ कहते हैं। पहले सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, अब इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ कहते हैं। पहले एनएसएसओ कहते थे इसको, ठीक है। तो जीडीपी से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए, तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें, 2021-22 के वित्तीय वर्ष की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट 31 मार्च तक होती है। तो ये वित्तीय वर्ष 21-22 का मतलब होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 यहाँ के पे बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर के ये 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के ये 31 मार्च 2020, ये 21 था और ये 22 था। 2021 में के 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का वित्तीय वर्ष था। और इस वित्तीय वर्ष में भारत की जो विकास दर है वो बहुत अच्छी रही, सकारात्मक। वो सकारात्मक इसलिए माना जाएगा क्योंकि 2020 में कोविड की भयंकर चपेट में आने के बाद जाकर के फिर 2021 के शुरुआत में ओमिक्रॉन के वायरस के अटैक के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था उभरी थी तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से विकास किया, 8.7%, जो कि आश्चर्यजनक मानी जाएगी। यही कारण है कि भारत में आर्थिक स्थिति जो है भारत का सुधार हुआ है, जबकि भारत के आसपास के देश देख लीजिए अभी कोविड की वजह से अभी तक उबर नहीं पाए हैं और उनकी अर्थव्यवस्था कितनी खराब स्थिति में पहुंच चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो। भारत एक बड़ी आबादी को न सिर्फ कोविड से बचाने में कामयाब हुआ, न सिर्फ टीकाकरण मुफ्त कराने में कामयाब हुआ, बल्कि भारत ने नए टीके भी बनाए अपने ही देश में और 50 से अधिक देशों को मदद भी भारत ने कराया कोरोना के दौरान टीका या अन्य दवाई से रिलेटेड। ठीक है, तो कोरोना से निकलने के बाद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में 8.7% जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव किया है इंडिया ने, जो बहुत बड़ा माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 है, देख लीजिए यहाँ पे कि विश्व आर्थिक मंच WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई के बीच दावोस में आयोजित किया गया, यह किस देश में स्थित है?
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है वो हमेशा जो मीटिंग होती है वो होती है दावोस में। और दावोस कहाँ पे है? तो दावोस एक सिटी है। कहाँ पे? तो दावोस है स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, ठीक है। यहीं पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल एनुअल मीटिंग होती है, जिसमें हर देश के बड़े बड़े उद्योगपति के साथ साथ उनके राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे भारत से उद्योगपति की भी टीम जाती है, भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी जाते हैं, क्योंकि वहां पे अपनी बातें रखने, अपनी रिफॉर्म या सुधार या इन्वेस्टमेंट की संभावना को लेकर के, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योगपतियों का समूह भी वहां पे पहुंचते हैं भारत की तरफ से। तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक बुलाई जाती है, और ये कहाँ पे स्थित है? ये है स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहाँ पे इस बार जो 2022 की बैठक हुई थी 22 से लेकर के 26 मई 2022 के बीच ये वार्षिक सम्मेलन हुआ था। और इसमें भारत में 100 से अधिक कारोबारी और 10 से ज्यादा केंद्र के मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री मिलाकर के पहुंचे थे भारत की तरफ से भी। आगे अगर बात करें इस सम्मेलन में, इस बैठक में, तो इसमें जो है यूक्रेन इशू पे चर्चा की गई, यूक्रेन मुद्दा पे चर्चा की गई, एनर्जी और फूड क्राइसिस, क्योंकि उसके बाद आपको पता है ऊर्जा क्राइसिस भी चल रही है, रूस पे कई सारे प्रतिबंध है, उसके बाद जाकर के यूरोप में सूखा पड़ने की वजह से फूड क्राइसिस भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, उसके बाद जाकर के दुनिया में जो प्रकृति में बदलाव आ रही है, इन सब सारी चीजों पे भी चर्चा की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, बल्कि एक गैर सरकारी या गैर लाभकारी संस्थान है। और अगर इसकी बात करें तो कोलोग्न जो है वो है स्विट्जरलैंड में, जहां पे इसका मुख्यालय है। हालांकि इसकी बैठक हमेशा दावोस में होती है, 1971 में इसे बनाया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कहां पे है दावोस? दावोस है स्विट्जरलैंड में, जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक बुलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोलोग्नी कहते हैं, कोलोग्नी कहां पे? स्विट्जरलैंड में, जहां पे इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, देख लीजिए कि आईपीएल के 15वें सीजन, जैसा कि आपको पता है 2008 से इंडिया में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो आईपीएल के 15वें सीजन के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर अपना प्रथम खिताब जीता? तो आपको पता है कि आईपीएल 2022 में दो नई टीम आई थी, एक आई थी गुजरात टाइटंस और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स। पहले 8 टीमें खेलती थी, पिछले बार खेली थी, इस बार 10 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 2 नई टीमें थी। एक टीम का नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके केएल राहुल कप्तान थे, आपको पता होगा, और एक गुजरात टाइटंस जिसके हार्दिक पांड्या कप्तान थे। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल खेला गया था, और गुजरात टाइटंस ने फाइनल में राजस्थान रॉयल को हरा करके ये जीता था। राजस्थान रॉयल के कैप्टन आप लोगों को याद होगा, संजू सैमसन इसके कैप्टन थे। दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी, और पहली बार जो खेल रही थी टीम गुजरात टाइटंस, उसने पहली बार में ही एंट्री करने के साथ ही उसने जीत लिया था। ये देख रहे हैं विनिंग टीम का विनिंग जो मोमेंट होती है उसका को फोटो कैप्चर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसमें मोहम्मद शमी भी है, आप लोग को दिख रहा होगा, शुभमन गिल भी है, और इसमें और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर के गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 15वां आईपीएल जो है गुजरात टाइटंस ने जीता था। फाइनल खेला गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने हराया था। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान जो संजू सैमसन थे, और राजस्थान रॉयल की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने कंसिस्टेंसी दिखाई थी। बैटिंग की बात करें तो इंग्लैंड के जोश बटलर, जिनको ऑरेंज कैप मिला था, लगातार उन्होंने कई शतक भी मारे थे इस आईपीएल में, और 863 रन बनाए थे। तो ऑरेंज कैप मिला था इनको सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए। और उसके बाद पर्पल कप सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए वो भी राजस्थान रॉयल के ही स्पिनर यजुवेंद्र चहल को मिला था। और कुल मिलाकर के इस बार आईपीएल में 10 टीमों ने भाग लिया था। हालांकि पिछले बार 8 टीमें, 2 नई टीमें इस बार जुड़ी हुई थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, और नई टीम में से ही गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये श्रृंखला जीती, यानी 15वां आईपीएल का जो 15th सीजन था उसका टाइटल जीतने में कामयाब रही। क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 है ये कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? निखत जरीन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? तो आपको एक चीज बता दूं कि हैदराबाद की जो निखत जरीन है ये मुक्केबाज है। ठीक है, यानी बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, ये महिला बॉक्सर है, और मेन रूप से ये मुख्य रूप से देखें तो ये कहाँ की है? तो ये हैदराबाद की है। और अभी हाल ही में इन्होंने कई सारे खेल प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल जिताने का काम किया है। देख रहे हैं गोल्ड मेडल, और ये गोल्ड मेडल अगर बात करें तो ये आई थी थाईलैंड की
जूता मास को इन्होंने जितपोंग नाम है उसको हराकर महिला विश्व चैंपियनशिप में जीता था। फिर निखत जरीन ने उसके बाद जाकर के, आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। तो भारत की महिला मुक्केबाज निखत जरीन की बात करें तो ये थाईलैंड की जूतामास जितपोंग को हरा करके महिला विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। आगे इसके साथ ही अगर देखें तो ये उन लोगों में शामिल हो गई, उन महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गई निखत जरीन। मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी जैसे बॉक्सर्स की टीम में या ग्रुप में शामिल हो गई, जिन्होंने महिला बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। बेसिकली ये जो कंपटीशन हुई थी ये टर्की के या तुर्की के, अब तो तुर्की नाम पड़ गया, इस्तांबुल सिटी में हुई थी। 18 से लेकर के 20 मई के बीच इसका आयोजन किया गया था। तो आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जेच एजुकेशन 1 नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है वो रेगुलर जितनी भी लेक्चर्स होगी उसकी पीडीएफ उसमें अपलोड की जाएगी। तो आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल यानी संडे को, और कल हम लोग जून 2022 के लेक्चर को कवर करने वाले हैं, करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।